बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ और उसमें यह फैसला किया गया कि सेनेट का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस को लड़ाना चाहती है और किस को नहीं लड़ाना चाहती। तो बिलाखिर उन्होंने फैसला किया कि बिला मुकाबला ये इलेक्शन होना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले अपोजिशन के साथ बातचीत की थी और अपोजिशन के साथ एक फार्मूला तय किया था जिसमें यह तय पा गया था कि 5 अरकान सेनेट के आएंगे अपोजिशन की जानिब से और 6 आएंगे हुकूमत की जानिब से। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक दूसरा ग्रुप है जो इस बिला मुकाबला इलेक्शन की मुखालफत कर रहा है, वो नंबर इससे ज़्यादा बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 सेनेटर, बड़े अजीबोगरीब दावे वो कर रहे हैं कि मुंतखब वो करवा सकती है। बहरहाल ये तो बात कंफर्म है कि जितने सेनेटर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए हैं, यानी 6 का नंबर, उनसे एक सेनेटर कम से कम वो ज़्यादा और बनवा सकते थे। और इसके लिए आदाद शुमार जो है वो बहुत ही क्लियर है। अब जो नाम फाइनल किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ये फैसला किया कि इन्हें सेनेटर बनाया जाएगा, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने इसकी तौसीक की है और दावा ये किया जा रहा है कि ये जो नाम फाइनल किए गए हैं 6 के 6, ये मुबैना तौर पे इमरान खान साहब ने फाइनल किए हैं। और ये दावा बैरिस्टर सैफ की जानिब से सामने आया और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस लिस्ट के हमायती हैं उनकी जानिब से सामने आया। मुराद सईद हैं जी, फैसल जावेद खान है, मिर्जा खान अफरीदी हैं, इनके नाम के ऊपर बहुत तनकीद हुई है, और पीर नूरुल हक कादरी साहब है। खवातीन की नशिस्तों में रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट नशिस्त के ऊपर आदम सवाती हैं, जबकि बाद में एक सानिया निश्तर साहबा की एक जो सीट खाली हुई है उस पर मिशाल यूसुफ जई को नामजद किया गया कि वो वहां पे इलेक्शन लड़ेंगी। अब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो फैसला कर दिया कि बिला मुकाबला इलेक्शन करवाया जाए, लेकिन बिला मुकाबला इलेक्शन करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जरूरी यह है कि वो कुछ भी करके जिन उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उनसे कागजात नामजदगी वापस करवाएं। अब इलेक्शन जो है वो सर के ऊपर खड़ा है और कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए उम्मीदवार तैयार नहीं है। उम्मीदवारों ने बार बार मीटिंग्स की हैं आपस में, और वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने नजरियाती कारकुन हैं उनके साथ बैठे तो वहां पे ये फैसला हुआ कि डट जाओ और कागजात नामजदगी वापस नहीं लेने, आप मुकाबला करें, हम पार्टी से कहेंगे और एमपीए से कहेंगे कि वो आपको वोट डालेंगे और आपको सेनेटर बनाएंगे। अब ये रोला पड़ गया। एक तरफ पीटीआई कह रही है बिला मुकाबला करना है, दूसरी तरफ पीटीआई ही कह रही है कि जी बिला मुकाबला नहीं करना, बल्कि जो सरमायादारों को टिकट दिया गया है ये काम गलत किया गया। होना ये चाहिए कि वर्करों को टिकट दिया जाए, क्योंकि वर्करों को टिकट दिया नहीं गया, लिहाजा वर्करों का ये हक है कि वो जाकर इलेक्शन लड़ें। अब यहां पे सरप्राइज भी आ सकता है, क्योंकि इससे पहले सरप्राइज खैबर पख्तूनख्वा को मिल चुके हैं बहुत सारे। ये एक सरप्राइज और भी खैबर पख्तूनख्वा को मिल सकता है। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा की वो डरी हुई है, वो बार बार मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकरात के अब तक होने वाले 2 दौर जो है वो नाकाम हो गए हैं। इससे पहले कारकुनों ने यह भी कहा था कि वजीर आला हाउस का घेराव भी करेंगे, वो ये भी कह रहे थे कि एमपीएस को भी रोकेंगे और वो मुदाखलत करेंगे हर सूरत इस इलेक्शन के अंदर, और वो बिला मुकाबला इलेक्शन नहीं होने देंगे। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी नाकाम हो गया। अली अमीन गंडापुर नाराज सेनेट उम्मीदवारों को दस्तबरदारी के लिए ना मना सके, ये मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं और हर जगह पर ये खबरें हैं। इरफान सलीम साहब का कहना है, ये उम्मीदवार है सेनेट के, इमरान खान साहब के बहुत पुराने साथी हैं, 2 दहाइयों से ज्यादा हो गया ये इमरान खान के साथ हैं। तो उनका कहना था कि हम सेनेट इलेक्शन से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। अब ये मामला पार्टी की सियासी कमेटी के सपुर्द कर दिया गया है जो इस पर फैसला करेगी। बहरहाल वो जो मेरे पास आखिरी इत्तला आई तब तक तो ये लोग नहीं माने थे, लेकिन इनको मनाने की कोशिश की जा रही थी कि ये लोग मान जाएं और बिला मुकाबला इलेक्शन हो जाए। और इसमें लालच वालच जो दिया गया कि यही होता है ना कि आपको मुशीर बना देते हैं, आपको कोई खास ओहदा दे देते हैं, आपके कुछ लोग हैं उनको भी एडजस्ट कर देते हैं, आपको कुछ फंड्स भी दे देते हैं, अगला जो इलेक्शन आएगा वो आपको लड़वा देंगे। तो ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं जो हुकूमत के पास बहुत सारा कुछ होता है बांटने के लिए, तो वो बांटने के लिए कह रहे हैं। बहरहाल इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट के इस इलेक्शन को लड़के या ना लड़के क्या कोई तब्दीली लाएगी बहुत बड़ी? क्या इन इलेक्शंस को जीत के वो हुकूमत गिरा सकते हैं? तो जवाब है नहीं। क्या इन इलेक्शंस को जीत कर वो हुकूमत बना सकते हैं? तो जवाब है नहीं। क्या इन इलेक्शन के जरिए से वो कोई आईनी तरमीम होने से रोक सकते हैं? तो जवाब है नहीं। तो जब कोई भी काम आप नहीं कर सकते
तो यह साबित करना क्या जरूरी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो जाए कि अपने नजरियाती कारकुनों की जगह वो सरमायादारों को टिकट दे दे? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये एक बदनामी है जो इलेक्शन लेकर आया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में कारकुन से ज्यादा सरमायादार की अहमियत है। और क्या ऐसी तहरीक इनकलाब की जानिब जा सकती है जहां पे सरमायादार जो है उन्हें एक कदम आगे रखा जाए? बाकी लोग देखें, बाकी पार्टियां भी सरमायादारों को टिकट देती हैं। सेनेटर तलहा महमूद कौन है, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या है सब जानते। दिलावर खान साहब कौन है, पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या है सब जानते हैं। और बहुत सारे अमीर अमीर लोग हैं। या तो वो लोग आ जाते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर होते हैं, या वो लोग आ जाते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, या वो दोनों तरह के लोग आ जाते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर भी होते हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा भी होता है। तो वो सेनेटर बनकर आकर बैठ जाते हैं। ये पोजीशन है ना, उस पोजीशन को एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान में टोटल 102 बंदे हैं, तो ठीक है मैं भी सेनेटर हूं जी, मेरे पास प्रोटोकॉल है, मैं जहाज में जाऊं, एयरपोर्ट पे जाऊं, बाहर जाऊं, तो जरा हटो बच्चों किस्म का एक माहौल बन जाता है। तो अमीर लोग जिनके पास अरबों खरबों रुपया होता है, उनके दिमाग पे फिर ये खुन्नस रहता है कि जनाब सेनेटर बनना चाहिए, जरा प्रोटोकॉल, जरा आवाज चलनी चाहिए हमारी। बहरहाल, क्या सरमायादारों को इमरान खान साहब ने वैसे जो नजरिया बताया पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, वो तो ये था कि एक आम तबके को आगे लेकर आना है सियासत के अंदर, जो अवाम में से हो। अवाम में से वही होगा ना जो आम आदमी होगा, और पैसे का असर रसूख पाकिस्तान की सियासत के अंदर खत्म करना है। ये इमरान खान साहब का एक्चुअल जो नजरिया है जिसके ऊपर वो बार बार बात करते हैं, वो तो ये है। मगर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने सरमायादार के सामने सरेंडर किया है, और ना सिर्फ सरेंडर किया बल्कि पाकिस्तान के मीडिया को और सबको यह बताया कि यह सरेंडर हमारी जानिब से नहीं है, यह फैसला इमरान खान साहब ने किया है। यानी मिर्जा अफरीदी वाला फैसला उन्होंने डाल दिया इमरान खान साहब के खाते में। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी ये काम करती हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी अगर ये काम करती है तो फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो कुछ करती हैं और तहरीके इंसाफ भी अगर यही काम करती है तो फर्क कम हो जाता है ना, या फर्क खत्म हो जाता है। इससे ना एक मायूसी फैल रही है उन कारकुनों में जो जोर लगाते हैं जब वो ये देखते हैं कि उनकी तरह के कुर्बानी देने वाले लोगों की हैसियत नहीं है और जो पैसा लेकर आ रहा है उसकी हैसियत है। जल्दी पर तेल का काम करते हैं। अब फवाद चौधरी साहब जैसा एक स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने कहा जी मेरे पास भी 50 करोड़ होता तो मैं भी आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर होता। अब हर आने वाले दिन में कोई ना कोई बंदा जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इस वक्त बाहर है और वापस आना चाहता है, जिसने मुश्किल वक्त नहीं देखा, हालांकि फवाद चौधरी ने तो बहुत मुश्किल वक्त देखा है, बहुत सारे लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त नहीं देखा जो वापस आना चाहते हैं उनके पास ये जवाब है। वो ये कह सकते हैं कि जनाब पैसे ले लो और हमें भी वापस आने दो, हमें भी वापस पार्टी के अंदर ले लो। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ये वाला इलेक्शन ना लड़कर यानी बिला मुकाबला करके एक बात तो तस्लीम की है कि जो अदालती फैसला है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तस्लीम है। अलीमा खानम बाहर आई, उन्होंने आकर बात की मीडिया के साथ और जो इमरान खान का पैगाम है वो पहुंचाया। अब जो तफसील है उसकी, जो इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें की है, वो तो उनके अपने ट्विटर हैंडल पे चंद घंटों के बाद आ जाएगा। जब वो आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आप ये सुने कि अलीमा खानम ने क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि सलमान सफदर साहब ने आपको बता दिया जो कानूनी मामला, तो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आती हूं जो मैं पहुंचाती आई हूं, और पहले भी हम पिछले 2 साल से यही पैगाम पहुंचाते आए हैं। ये सिर्फ इमरान खान का पैगाम है। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने ताकीद की अपनी बहनों को कि आप लोग जो है ना वो मेरा नाम ले लिया करें कि ये मेरा पैगाम है, ताकि आप लोगों के ऊपर जो टॉर्चर होता है या बाहर आपके साथ ज्यादती होती है वो आप लोगों के साथ ना हो। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमें हिदायत की है कि अपना और उनका पैगाम आप तक, मीडिया तक पहुंचाएं। आज इमरान खान ने वजाहत के तौर पर यह बात की, और आपने सलमान सफदर से भी सुना होगा कि जब आज केस खत्म हुआ था और एक गवाह झूठा साबित हुआ तो उनसे पूछा गया कि इसका क्या सजा होती है। 7 साल सजा। झूठ बोलने वाले गवाह को 7 साल सजा मिलनी चाहिए थी, मगर उल्टा इमरान खान का केस फिर भी चल रहा है। गवाही झूठे साबित हो गए वहां पे अदालत के अंदर, और वो मैं बताता हूं आगे क्या हुआ उनके साथ। आज तो केस खत्म हो जाना चाहिए था, जज साहब को उसी वक्त कहना चाहिए था कि केस खत्म हो चुका है, गवाह झूठे साबित हो गए। इस पर इमरान खान ने कहा कि इस वक्त इमरान खान का ट्रायल सिविल ट्रायल नहीं चल रहा, सिविल अदालत में नहीं चल रहा, इस वक्त इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। वहां चंद मीडिया वाले आते हैं जिनको उस वक्त इजाजत ही नहीं दी जाती। अगर वो कोई सवाल करें या बात करें तो इमरान खान की बात बाहर मीडिया के जरिए आम नहीं हो पाती। ये पैगाम हमें वही लोग बताकर भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, ये बिल्कुल सिविल ट्रायल नहीं है। वो कहते हैं कि जो उनकी राय और उनके हकूक हैं, जो जेल के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक होने चाहिए, वो बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल में मुयस्सर नहीं है। ये भी जनाब
इमरान खान साहब ने शिकवा किया। एक तो वो अलग थलग रखे गए हैं, उनकी सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, किसी को उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं है और ये जेल के कवानीन के खिलाफ है। उन्हें अपने बच्चों से बात करने की 8 महीने में एक बार इजाजत दी गई है। वो किताबें मांगते हैं मगर जब तक जज हुक्म ना दे, इसीलिए इमरान खान कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जज हुक्म देता है और फिर पुलिस को कहा जाता है कि जाकर उनकी किताबें लाओ, उन्हें सहूलियत दो, उनका टीवी ऑन करो। इनके जो अलग थलग जो आइसोलेशन है वो खत्म करो, लोगों की मुलाकातें करा दो। जज का हाथ महदूद है। इमरान खान कहते हैं जज फैसला नहीं कर सकता, इसके पास कुछ भी इख्तियार नहीं है। जो ट्रायल चल रहा है वो किसी और हुक्म के तहत चल रहा है। इस केस को खत्म करके इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर देना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त सारा कानून आसिम मुनीर के तहत है। उन्होंने कहा जी कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है, हमारे ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं। मैंने कहा कि मैं मुकदमात का अदालत में सामना करूंगा, इंसाफ अदालतों से लूंगा और यही इमरान खान साहब हमेशा से कहते आए हैं। फिर 300 मुकदमात इमरान खान साहब पे बनाए गए। उन्हें कहा गया जी आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं अपने सारे मुकदमात का सामना करूंगा और गुज़िश्ता 3 साल से वो इनका सामना भी कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारी पार्टी पर जुल्म किया गया, हमारा इलेक्शन चुराया गया, 2/3 अक्सरियत छीन ली गई, हम अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। अब पता चला जी कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट आई है, जो लीक हुई है, ये रिपोर्ट हमारी हुकूमत को भी दी गई थी और इलेक्शन कमीशन को भी दी गई थी कि पाकिस्तान में वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बैनुल अक़वामी इदारे ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी हुआ है और इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान का कानून आपको मालूम है कि वोट चोरी के बारे में बहुत सख्त है। पाकिस्तान में वोट चोरी आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है, जो कि गद्दारी के मुकदमे बनते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कानून नाफिज नहीं है तो ऐसे ही चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि लोगों पर गोलियां चलाई गई, फिर भी हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। 26वीं तरमीम इसलिए लाई गई ताकि अदालतों को कंट्रोल किया जा सके और अदालतों को हुकूमत का एक शोबा बना दिया जाए। 26वीं तरमीम के बावजूद जो जज रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने लियाकत चट्टा का जिक्र किया, वो जो कमिश्नर था रावलपिंडी का, और ये कहा कि जनाब उनके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने सारा पोल खोल दिया था। धांधली में इमरान खान साहब ने दोबारा बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस कादी फायद ईसा ये दोनों जो हैं वो बराह रास्त मुलव्विस थे। पार्लियामान के अरकान के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है, आपको डरना नहीं चाहिए। आप एक फर्द वाहिद के खौफ से जो है वो डर के दब ना जाएं। अगर आप दबेंगे तो वो आपको और ज्यादा दबाएंगे। अपने हक के लिए आप आवाज उठाएं और आप पाकिस्तानी लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जेल से ना डरे, मैं खुद 2 साल से जेल में बैठा हुआ हूं। जितना आप डरेंगे उतना ही आप पर जुल्म बढ़ा दिया जाएगा और आप डर रहे हैं इसलिए उन्होंने कुचला है। उन्होंने कहा जी आपके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं, जो मैं ट्वीट करता हूं या मेरे अकाउंट से जो ट्वीट आता है, मेरा पैगाम है कि इसको सारे रीट्वीट करें, तमाम एमएनएज और तमाम एमपीएज और पार्टी के लोग बस मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर दिया करें ताकि सारे एक सफे पर मौजूद हों। जी नाज़रीन, जी अलीमा खानम साहब ने पैगाम पहुंचाया, अभी कुछ टुकड़ों में हमारे तक ये पैगाम पहुंचा, मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं अदालत में, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील ने तोशाखाना 2 केस में बाहर आके बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि सुहेब अब्बासी जो अप्रेजर हैं और उनके अलावा इनामुल्लाह शाह, जो हर केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ एक झूठे गवाह के तौर पर इन्हें पेश किया जाता है, आज ये दोनों गवाह दौरान जिरा जो सिफर होगी इनकी क्रेडिबिलिटी और ये अदालत के अंदर झूठे साबित हो गए और इनकी जो गवाहियां हैं वो जमीन बोस हो गई, पूरा केस दफन हो गया। लेकिन इसके बावजूद केस चलाया जा रहा है और अलीमा खानम ने बड़ी वजाहत से ये बात की है। मैं भी आपको ये बता देता हूं कि जब तक इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 में सजा नहीं सुना दी जाती एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, तब तक जस्टिस सरफराज टोगर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे, जो उनका हक है। वो केस नहीं लगने देंगे जहां पे इमरान खान साहब को फौरी तौर पे छोड़ देना चाहिए अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में। लिहाजा पहले यहां सजा सुनाई जाएगी, फिर वहां पे जमानत होगी, ताकि वो अदालत के देखे जी हमने इंसाफ दे दिया है, और यहां पे जो सजा सुनाई जाएगी वो कहेंगे जी अब इसके अंदर हम इमरान खान को जेल में रख रहे हैं। ये है नाज़रीन मामला। इमरान खान 1989 का भुट्टो नहीं है और ना ही आज 2007 का पाकिस्तान है। वो एक ऐसी कौमी शख्सियत है जिनकी जड़ें उस सूबे में गहरी हैं जिस पर रियासत सबसे ज्यादा इन्हिसार करती है। इसे खत्म करने से बहरान खत्म नहीं होगा, इससे रियासत जिंदा नहीं रह पाएगी, कायम नहीं रह पाएगी। अपनी पूरी ताकत के बावजूद फौज इस जुए की मुतहम्मिल नहीं हो सकती और यही वजह है कि अफवाहों के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि इमरान खान को हटाना किसी भी काबिल फहम फायदे से ज्यादा
बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। तो इमरान खान साहब को अगर किसी के दिमाग में ये खुराफात हैं भी, तो ये वो खदशात हैं जो सबके दिमाग में हैं कि इमरान खान साहब को खत्म करने से इनकी अपनी नस्लें खत्म हो जाएंगी। नादरीन, आज फिर मुलाकात का दिन है, और मुलाकात का दिन है तो सुहेल अफरीदी साहब का, उनके कुछ एमपीएज हैं और शाहिद खटक साहब का नाम आया हुआ है कि मुलाकात करवाई जाए। अब ये लोग अडियाला जेल तो आज जाएंगे। अब टाउट्स ये कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। टाउट्स को किसने बताया? टाउट्स को उसी ने बताया ना जिसने ये फैसला किया। तो ये अदालत में तो जजेस नहीं बताते कि हमने क्या फैसला किया, उन्होंने तो फैसला करके दे दिया, या टाउट्स को बता रहा है वो जो, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए थी, उसके बाद फिर मामला थम गए हैं। लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ खित्ते को दोबारा से जंग में धकेल सकती, और ये हम सब जानते हैं। और नेतन्याहू अभी तक इस जंगबंदी के ऊपर मुकम्मल तौर पर आमादा नज़र नहीं आता। तो मे भी दोबारा जंग शुरू करने में कोई ना कोई हिकमत अमली हो। बहरहाल इस वक्त जो मुतदाद इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने जनूबी ईरान में मिसाइल लॉन्च करने वाले ठिकानों पर और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया। ये अमरीकी मीडिया कह रहा है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक आबना हुरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कुछ जो पासदारान इनकलाब की वो कहते हैं जी कश्तियाँ थीं, उन्हें तबाह किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया। और उसके साथ ही बंदर अब्बास में ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल के एक ऐसे ठिकाने को भी हदफ बनाया गया जो अमरीकी जंगी तैयारों को निशाना बना रहा था। दूसरी जानिब ईरान ने जो दावा किया वो ये है कि आज रात बंदर अब्बास के करीब उनकी कश्तियों पर होने वाले हमले में 4 आम माहीगीर हलाक हुए हैं, और मकामी मीडिया ने उन हलाक शुदगान की तस्वीरें भी जारी की हैं। ईरानी माहीगीरों की शहादत का ये दावा अमरीकी रिपोर्ट्स के बिल्कुल बरक्स है, जिनमें कहा गया था कि ये फ़ौजी कश्तियों को निशाना बनाया गया है, और ये IRGC की कश्तियाँ थीं और उनके ऊपर अटैक किया गया। जबकि अल जज़ीरा के रिपोर्टर अली हाशिम वो ये कहते हैं कि उनकी ईरानी सोर्सेज से बात हुई है, और वहाँ से जो उन्हें पता चला वो ये है कि बंदर अब्बास के करीब सुनी जाने वाली शदीद फायरिंग का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब पासदारान इनकलाब ने समंदर में एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाया, जिसके बाद अमरीकी जंगी तैयारों ने ईरानी फ़ौजी कश्तियों पर हमले किए। ये खबर जो है वो अल जज़ीरा के रिपोर्टर बता रहे हैं। अच्छा, वो ये बताते हैं इस हमले में IRGC बहरिया के कई अहलकार शहीद हो गए हैं, और ज़राए ने उन्हें मज़ीद बताया कि सूरत-ए-हाल अब भी नाजुक है और वाक़यात अब भी सामने आ रहे हैं। अच्छा, ये उस वक्त रिपोर्ट हुआ जब हमले हुए थे। तो नादरीन, ये एक झड़पों की सूरत-ए-हाल इसको कहा जाएगा। दोनों जानिब से अटैक किया गया। इसमें जो है वो जंगी तैयारे भी इस्तेमाल हुए हैं, इसमें जो है वो ज़मीन से हवा में मार करने वाले रॉकेट्स भी इस्तेमाल हुए हैं, और बहरी फ़ौज भी इस्तेमाल हुई है, और काफ़ी नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान के ऊपर ईरान जब तफसीली जवाब देगा तो तब पता चलेगा। वैसे भी ईरान ने हमेशा कहा कि हम जो भी कार्रवाई की जाएगी उसका जवाब ज़रूर देंगे, और ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है। अब अगर इसमें ईरान का ज़्यादा नुकसान हुआ है तो देखना होगा कि ईरान जवाबी कार्रवाई कैसे करता है। मैं बाकी इंटरनेशनल खबरों की तरफ आता हूँ, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से मुताल्लिक एक अहम खबर यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चीन में मौजूद हैं और उनकी बगल में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बैठे हैं। ये कोई जंग नहीं चल रही इस वक्त, पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ कोई जंग नहीं लड़ रहा, और पाकिस्तान ने जंग फिलहाल लड़नी भी नहीं है किसी के साथ। अभी अमरीकी सदर चाइना में होकर गए हैं, उनके बाद रूस के सदर चाइना में होकर गए हैं, दोनों के साथ उनका आर्मी चीफ नहीं आया। फिर कुछ अर्सा पहले जो है वो होकर गया था पेड्रो, जो स्पेन के वज़ीर आज़म है, उनके साथ भी उनका आर्मी चीफ नहीं आया। ईरानी क़यादत भी आई थी, और ईरानी जो सियासी क़यादत है वो भी पहुंची थी चीन में, लेकिन उनके साथ भी उनका आर्मी चीफ नहीं आया। हमारे पीछे रह जाने की जो एक बड़ी वजह ना वो यही है कि हमारे सियासतदानों को कोई भी फैसला करने से पहले मुल्की मफाद में नहीं देखना होता। उन्होंने ये देखना होता है कि एस्टेब्लिशमेंट का इसमें फ़ायदा है या नहीं है। वो बेचारे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते रहते हैं और पाकिस्तान का मफाद कहीं और रह जाता है। भारतीय वज़ीर आज़म पूरी दुनिया में जाता है, उसके साथ उसका आर्मी चीफ नहीं होता। वो दुनिया के जिस मुल्क में भी जाता है वो खुद बात करता है, उसके वज़रा बात करते हैं। वो अपने आर्मी चीफ को अपनी बगल में या अपने पहलू में बिठा कर नहीं रखता। यूक्रेन गुज़िश्ता 4 साल से जंग लड़ रहा है, और बहुत ताकतवर मुल्क है रूस जिसके साथ वो जंग लड़ रहा है। जब यूक्रेन का सदर जाता है दुनिया के ममालिक में तो उसकी बगल में भी उसका आर्मी चीफ नहीं होता, हालांकि उसका आर्मी चीफ दुनिया की एक मुश्किल तरीन जंग लड़ रहा है। मगर जब वो ट्रंप को मिलने गया तब भी उसके पहलू में उसका आर्मी चीफ नहीं था। लेकिन हमारे दौरों में तो ऐसा लगता है कि हमारा आर्मी चीफ अपने अर्दली को अपने साथ लेकर आया हुआ है, और वो अर्दली चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरब हो या अक़वाम मुत्तहिदा हो, हर जगह के ऊपर अपने आका की तारीफ़ें करना नहीं भूलता, हर जगह वो तारीफ़ें करता रहता है। तो फील्ड मार्शल के इन दौरों से पाकिस्तान को मिलता गया,
देखिए, इससे फील्ड मार्शल को पतिराई मिलती है, वो दुनिया के काम आते हैं, अमेरिका जो उन्हें कहता है वो करते हैं, वो पॉलिसी उसके मुताबिक बदल देते हैं और बहुत सारे ममालिक की डिमांड्स को पूरा करते रहते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के हवाले से रिलेक्टेंट थे, लेकिन फील्ड मार्शल ने ये फौरी तौर पर कर दिया। अमेरिका के हवाले से इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हम कोई गुलाम नहीं हैं, उनका एक एब्सोल्युटली नॉट का एक मौक़िफ़ था। फील्ड मार्शल ने वो चीज़ें बदल दी और फिर आप देखें कैसे अमेरिका की सोच बदल गई पाकिस्तान में जमहूरियत के बारे में और पाकिस्तान में सूरत हाल के बारे में। फिर उन्होंने किस तरीके से रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में करवाया। बहरहाल इन दौरों का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होता, टके का फ़ायदा नहीं होता। मीडिया पर ज़बरदस्ती झंडे गाड़े जाते हैं, पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल गई। भी पाकिस्तान को कामयाबी मिल गई, ना तो आपने कश्मीर फतह किया और ना ही भारत से अपना पानी खुलवा पाए, ना ही दहशतगर्दी ख़त्म कर पाए, ना ही हम अपने हमसायों से ताल्लुकात बेहतर कर पाए, ना ही हमारी मईशत संभली, ना ही बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में सरमायाकारी आई, बल्कि उल्टा क्या हुआ, गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफा हो गया। तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ फील्ड मार्शल के दौरों का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, यही चीज़ें अगर आज़ाद तरीके से पाकिस्तान